मनीष सरकारी नौकरी करता है। सालों बाद मनीष को नौकरी से छुट्टी मिलती है, इसलिए वो घूमने के लिए आजमगढ़ पहुंच गया। मनीष इस जगह से अनजान था। कितने साल बाद आज मौका मिला है मुझे घूमने का। ये छुट्टी मैं वसूल करूंगा, बहुत मजे करूंगा। तभी मनीष ने सामने टंगा एक बोर्ड देखा। मनीष ने गांव के अंदर कदम रखा। ये गांव तो बहुत ही सुनसान है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ। बड़ी अजीब बात है ये। थोड़ी हवा चलती है। मनीष की आंखों में कुछ चला जाता है। उसे कोई चुड़ैल दिखती है और फिर वो गायब हो जाती है। मनीष डर जाता है। कौन है? कोई है यहाँ? तभी मनीष को कोई पीछे से धक्का देता है। देखो, मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ। मुझे कुछ हुआ ना तो तुम जो भी हो मुसीबत में आ जाओगे। मेरे सामने आओ। मनीष चुड़ैल को देख अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो दाहिनी ओर जाता है तो चुड़ैल वहां खड़ी हो जाती है और बाईं ओर जाता है तो चुड़ैल वहां आ जाती है। जहां जहां मनीष भागता, चुड़ैल वहीं आ जाती है। तू ही बोल रहा था ना, सामने आ तो मैं आ गई। अभी डर के भाग क्यों रहा है? मुझे जाने दो। तू तो पढ़ा लिखा दिखाई देता है। तुझे बाहर लिखा हुआ बोर्ड दिखाई नहीं दिया क्या? पढ़े लिखे लोगों का आना मना है, तो तू क्यों आया? माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। तेरे ही जैसा था मुकेश। कौन मुकेश? मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैं अकेली पड़ गई। मेरे पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारे पैसे, सोना चांदी, सब कुछ। बस एक ही कमी थी, मैं अनपढ़ थी। रानी जी, मेरे पिताजी राजा जी का सारा हिसाब किताब संभालते थे। उस दुर्घटना में अपने माताजी पिताजी के साथ मेरे बाबा की भी मृत्यु हो गई। हाँ, हम जानते हैं मुकेश। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पिताजी के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगा? अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे सकते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, क्यों नहीं। तुम यही हमारे घर के छोटे मोटे काम कर लिया करो। मुकेश हमेशा रानी जी के साथ रहा करता था, घर के छोटे मोटे काम किया करता था। एक दिन रानी जी हिसाब किताब की किताबें लेकर चिंतित बैठी थी। तभी मुकेश उनके पास आया। रानी जी, आप बहुत चिंतित दिख रही है। कोई परेशानी है क्या? हाँ मुकेश, मेरे पास बेशुमार दौलत है, सब कुछ है, पर मैं अनपढ़ हूँ। मेरे पिताजी ने लाख कोशिश की मुझे पढ़ाने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। काश थोड़ा पढ़ लिख लेती। अब इन सब को संभाल नहीं पा रही। हिसाब किताब मेरे बस की बात नहीं है मुकेश। बस इतनी सी बात? रानी जी, मेरे पिताजी आपके पिताजी का हिसाब किताब संभालते थे, और अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपका ये काम अवश्य कर सकता हूँ। तुमने तो मेरी उलझन ही सुलझा दी मुकेश। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम आज से ही इन किताबों का भार संभाल लो। जब से मेरी जिंदगी में मुकेश आया था, मानो मेरी चिंता दूर हो गई हो, और मुकेश हमेशा मेरे आसपास रहता था। मुझे वो पसंद भी आने लगा था। रानी जी, ये कुछ कागज हैं। आपका अंगूठा चाहिए।
मैं ये कागज पढ़ दूं? नहीं मुकेश, कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पर यकीन है। बोलो, कहाँ अंगूठा लगाना है? मैं मुकेश की हर बात मान लेती थी। जहाँ मुकेश अंगूठा लगाने को बोलता था, मैं लगा देती थी। मैंने तो मुकेश और मेरी शादी के सपने तक संजो रखे थे। पर उस दिन कुछ लोग आए। कौन हो तुम लोग? जरा रुकिए, ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो मेरी हवेली में? कौन हो? हम ये हवेली खरीदने आए हैं। हवेली के मालिक ने हमें बुलाया है। क्या? नहीं, हमने ये हवेली बेची नहीं है और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। अरे पर इन कागजात पर तो मुकेश का नाम है। मुकेश ने सब कुछ अपने नाम पर कर लिया, मुझे धोखा देकर, और मेरा सब कुछ छीन गया। मुकेश ने हवेली से धक्का मारकर मुझे निकाल दिया। मैं पुलिस के पास गई, कोर्ट भी गई। महलों में रहने वाली मैं सड़कों पर आ गई और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने खुद अपनी जान दे दी। उस दिन से मैं चुड़ैल बन गई और मैंने एक एक कर सबको मार दिया। पर मुकेश मेरे हाथों से बच गया। पर मैं मुकेश नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मुझे पता है तू मुकेश नहीं है, पर उसी का खून है। तेरे बाप का नाम मुकेश है ना? पिताजी की गलती की सजा मुझे मत दो, प्लीज। मनीष वहां से भागने लगता है। तभी जोर से आंधी आती है। मनीष कुछ देख नहीं पाता है। चुड़ैल मनीष को हवा में उठाकर पटक देती है। चुड़ैल ने मनीष की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसका सिर गांव के बाहर टंगे बोर्ड पर अटका दिया। इस गांव में पढ़े लिखों का आना मना है। अभिमन्यु और रेहान के गायब होने के बाद भी गुफा का रहस्य नहीं खुला। वो और भी कठिन हो गया। जैसे कि हमने देखा था कि रेहान दूसरी दुनिया के दरवाजे के पार जा चुका था। रेहान को किसी बड़े हाथ ने दरवाजे से उठाकर अंदर फेंक दिया और वो हाथ गायब हो गया। रेहान फिर से उस दरवाजे से बाहर जाने के लिए भागा, पर वो दरवाजा गायब हो गया। रेहान उस जगह को ध्यान से देखने लगा। वहां दूर दूर तक बड़े बड़े स्तंभ थे और हर एक स्तंभ पर किसी औरत या आदमी का चित्र बनाया हुआ था। रेहान को उस माहौल में बेचैनी महसूस हो रही थी। अभिमन्यु! दादाजी! अचानक उसे आवाज सुनाई दी। ये सब मर चुके हैं, तुम कौन हो? रेहान डर कर कहने लगा, मैं गलती से यहां आ गया, मुझे यहां से बाहर जाना है। ठीक है, जाओ। आवाज के बंद होने के बाद उसे गुफा का मुंह दिखने लगा, जैसे वो और अभिमन्यु अंदर आए थे। वो पूरी जान लगाकर बाहर निकलने के लिए भागा। रेहान बहुत देर तक भागता रहा और थक कर रुक गया। पास में दिखने वाला रास्ता दूर दूर जा रहा था। रेहान फिर से उठ खड़ा हुआ और भागने लगा, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि गुफा का मुंह अब भी उतनी ही दूरी पर था। रेहान फिर से थक कर रुक गया और गुफा का मुंह गायब हो गया। बहुत सालों बाद कोई जिंदा इंसान हमारी दुनिया में आया है और हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? उसके बाद बहुत से लोगों की हंसने की आवाजें रेहान को सुनाई देने लगी। अचानक
रेहान को एक बगल में अभिमन्यु दिखने लगा और दूसरी तरफ उसके दादाजी। अभिमन्यु, दादाजी, आप दोनों तो मर चुके हो ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी इन दोनों को फिर से जीवित करके अपनी बाहरी दुनिया में वापस ला सकता है। कैसे? एक गेम खेलकर। कैसा गेम? बहुत आसान है, अपने सामने देखो। याकायाक रेहान और उन दोनों के बीच की जमीन के टुकड़े होने लगे और एक विशिष्ट स्थिति में आकर रुक गए। ये सब क्या है? अपने ऊपर देखो। रेहान ने ऊपर देखा तो वहां एक कमान पर कई सारे तीर चढ़े हुए थे जो उसकी तरफ निशाना लगाए थे। अगर तुमने कोई गलत टुकड़े पर कदम रखा तो एक एक तीर तुम्हारे आर पार हो जाएगा और उन दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तुम इन्हें वक्त पर अपनी तरफ नहीं ले जा पाए तो वो भी गायब हो जाएंगे। रेहान बहुत डर गया, पर यह खेल खेलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे बचाए। वो बहुत भावुक था, इसलिए वो पहले उसके दादाजी को बचाने निकला। पर पहले टुकड़े पर पैर रखते ही वो टुकड़ा नीचे गिर गया और रेहान बगल वाले टुकड़े से जा लटका। वो डर गया। उसे ऊपर से किसी चीज की आवाज आने लगी, इसीलिए उसने ऊपर देखा तो एक तीर कमान में खिंचा जा चुका था और रेहान की पलक झपकते ही वो तीर सीधे आकर उसकी पीठ में घुस गया। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। रेहान को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो उठकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने लगा। रेहान भागते और कूदते हुए एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर जाने लगा। जैसे ही वो गलत टुकड़े पर पैर रखता, एक तीर आकर उसके शरीर में घुस जाता। दादाजी तक पहुंचते पहुंचते उसे 4 तीर लग गए और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी का शरीर हवा में खड़ा था। रेहान दादाजी को जगाने की कोशिश करने लगा। दादाजी, दादाजी, मेरी तरफ देखिए, मैं रेहान। अचानक दादाजी का शरीर गायब होने लगा। रेहान और भी डर गया, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दादाजी के गायब होने के बाद वो अभिमन्यु की तरफ दौड़ा। फिर से उसे उन तीरों का सामना करना पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया और उसे चलने में तकलीफ होने लगी। रेहान अभिमन्यु के पास पहुंचते ही वो भी गायब हो गया। रेहान ने देखा कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिख रहे थे और जमीन के टुकड़े फिर से उस पर आने लगे थे। रेहान दर्द के मारे बेहाल हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? ये तुम्हारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया है, मायावी दुनिया। बहुत लोगों की एक साथ हंसने की आवाजें आने लगी। पूरी जगह पर अंधेरा हो गया और रेहान के आसपास की जगह बार बार बदलने लगी। पहली बार उसे आसपास गांव दिखाई दिया और अचानक वो जगह बदलकर उसे गुफा दिखने लगी और उसमें रेहान ने खुद को और अभिमन्यु को देखा। रेहान को चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एकदम से उसके पूरे शरीर से सारे तीर वापस ऊपर खींच गए और उस झटके से रेहान की मौत हो गई। इतने सालों बाद भी वो गुफा वहां कैसे आई या किसने बनाई, इसका रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है। भूत का साया जैसे इंसानों पर पड़ता है, वैसे ही वो निर्जीव वस्तुओं पर भी पड़ता है। इसका एकमात्र उदाहरण था हमारे गांव का रेलवे स्टेशन। रेलवे होते हुए भी लोग बस से सफर करते थे।
क्योंकि उनका मानना था कि वो एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। एक रात उस स्टेशन में एक ट्रेन आई और उसमें से भुवन और उसकी बीवी मलिका उतरे। पूरा स्टेशन खाली था और वहां एक भयानक शांति फैली हुई थी। वो दोनों एक बेंच पर बैठ गए। भुवन, अपने भाई को जल्दी फोन करो, बोलो जल्दी लेने आए। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। भुवन ने अपने बड़े भाई को फोन किया। अरे भैया, कहाँ हो आप? हम स्टेशन पहुंच गए हैं। क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि ट्रेन से मत आना। वो एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। क्या बात कर रहे हो भैया? भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। आप जल्दी से हमें लेने आओ। अरे तुम वहीं रुकना, कहीं मत जाना, मैं अभी पहुंच रहा हूं। भैया थोड़ी देर में आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भुवन, ये ट्रेन अब तक यहीं रुकी है। शायद लास्ट स्टॉप होगा। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। भुवन और मलिका वहीं बैठे रहे। अचानक ट्रेन का हॉर्न बजा और वो भयानक शांति भंग हो गई। ट्रेन के अंदर अंधेरा था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। देखो, ट्रेन जा रही है। उन दोनों ने देखा कि एक आदमी उनकी तरफ चला आ रहा था। ज्यादा रोशनी ना होने के कारण सिर्फ उसके जूतों की आवाज आ रही थी और हल्का सा साया नजर आ रहा था। भुवन, कोई आ रहा है, चलो भाग चले यहाँ से। डरो मत, टीसी होगा वो। वो आदमी अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देख दोनों ऐसे डर गए जैसे मौत देख ली हो। वो उस स्टेशन का टीसी ही था, पर उसकी चमड़ी जगह जगह जली हुई थी और अंदर की हड्डियां बाहर आ रही थी। टिकट दिखाओ। टीसी की वो डरावनी आवाज सुन के भुवन और मलिका भागने लगे। टिकट नहीं है, पकड़ो उन्हें। अचानक से स्टेशन के खंभों से पुलिस वाले बाहर निकलने लगे। उनकी भी हालत टीसी की तरह ही थी। सब पुलिस वाले भुवन और मलिका पर टूट पड़े और दोनों को पकड़ लिया। इनके पास टिकट नहीं है, इन्हें सजा दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमारे पास टिकट है, दिखाओ ना भुवन। हाँ। भुवन ने दोनों के टिकट निकालकर टीसी को दिखाए। टीसी ने वो टिकट देखे और कहा, ये स्टेशन के नहीं है, दूसरे स्टेशन के है। मतलब कि तुम्हें सजा मिलेगी। ले जाओ इन्हें और ट्रेन के नीचे फेंक दो। पुलिस वाले उन दोनों को घसीट कर ले जाने लगे। भुवन, ये ट्रेन खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये तुम्हारी ट्रेन नहीं, हमारी ट्रेन है। टीसी का इतना कहते ही उस ट्रेन में उजाला हो गया और ट्रेन तेजी से भागने लगी। भुवन और मलिका और भी ज्यादा डर गए और पुलिस वालों से दया की भीख मांगने लगे। उन पुलिस वालों ने भुवन और मलिका को भागती हुई ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। वो दोनों चिल्लाकर नीचे गिर गए और अचानक से चुप हो गए। वो पटरी पर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि ट्रेन उनके शरीर से होकर जा रही थी, पर उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। भुवन खुश होकर बोलने लगा, अरे हम बच गए, देखा तुमने, हम बच गए, तुम हमें नहीं मार सकते। इतना कह के भुवन हंसने लगा। भुवन को देखकर टीसी और पुलिस वाले भी हंसने लगे।
उनको हंसता देख भुवन शांत हो गया। उनकी भयानक हंसी सुनकर मल्लिका रोने लगी। भुवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे भुवन और मल्लिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो नीचे गिरने लगे। दोनों की सांसें फूलने लगी और चेहरा नीला पड़ गया। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों मर गए। जैसे ही वो दोनों मरे, उनकी लाशें ट्रेन के साथ आगे निकल गई। लाशों को जाता देख टीसी और पुलिस वाले भी भागती हुई ट्रेन में कूद गए। सबके जाने के बाद ट्रेन धीरे धीरे गायब होने लगी। ट्रेन के गायब होते ही वो रेलवे स्टेशन फिर से भयानक शांति में डूब गया और सारी बत्तियां बुझ गई। पर अचानक एक आवाज आई, भुवन, मल्लिका। भुवन का बड़ा भाई उन्हें घर ले जाने के लिए आया था। वो उस बेंच के पास आया जहां भुवन और मल्लिका बैठे थे। वो बहुत डरा हुआ था। सामान तो यही है, ये दोनों कहां चले गए? भुवन, मल्लिका। भुवन का भाई पागलों की तरह उन्हें आवाज देने लगा, पर अचानक वो रुक गया क्योंकि उसे अंधेरे में दो साए उसकी तरफ आते दिखे। वो भी उनकी तरफ भागा। जैसे ही वो उन दोनों के नजदीक पहुंचा, वो डर के मारे रुक गया। उसके सामने भुवन और मल्लिका खड़े थे, पर उनकी हालत टीसी की तरह भयानक थी। चलिए भैया, अपने घर चलते हैं। भुवन के ये कहते ही भागती हुई ट्रेन फिर से दिखने लगी।